हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और अपने लास्ट के 2 वीडियोस में हम लोग फंक्शन पे डिस्कशन कर रहे थे। आज हम फंक्शन पे बेस्ड कुछ प्रोग्राम्स देखने वाले हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट प्रोग्राम है, किसी फंक्शन में एक इंटीजर आर्गुमेंट पास करना है और उसे चेक करना है कि वह आर्गुमेंट प्राइम नंबर है या नहीं। अगर वह नंबर प्राइम नंबर है तो हमें वैल्यू 0 रिटर्न करनी है और नहीं तो वैल्यू -1 रिटर्न करनी है। इसी तरीके से सेकेंड प्रोग्राम में हमें एक स्ट्रिंग पास करना है और उसमें कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं यह काउंट करके रिटर्न करना है। थर्ड प्रोग्राम है हमारा पावर फंक्शन, पावर कैलकुलेट करना है m टू पावर n, और अगर n हम पास नहीं करें तो वहां n के लिए डिफॉल्ट वैल्यू यूज करनी है 2। इसी तरीके से फोर्थ प्रोग्राम में डिस्प्ले फंक्शन बनाना है जो किसी मैट्रिक्स को डिस्प्ले करे, टाइम्स 2 फंक्शन जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को डबल करे, और मेन फंक्शन में हमें डिस्प्ले करना है ओरिजिनल मैट्रिक्स को, फिर टाइम्स 2 फंक्शन के थ्रू उसे डबल करना है और फिर वापस नए मैट्रिक्स को डिस्प्ले करना है। फिफ्थ प्रोग्राम में एरे रीड करना है हमें 15 एलिमेंट्स का एरे, और रिवर्स फंक्शन बनाना है जो इस एरे को रिवर्स कर दे। सिक्स प्रोग्राम में हमें 2 स्ट्रिंग को इनपुट कराना है और उसे फंक्शन में पास करना है। अगर दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं तो वह 0 रिटर्न करे, अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं है तो वह फंक्शन -1 रिटर्न करे। तो चलिए इन प्रोग्राम्स को हम देखते हैं एक एक करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा पहला प्रोग्राम था जिसमें कोई नंबर इनपुट करना था और उस नंबर को चेक करना था कि वह नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। अगर प्राइम नंबर था तो हमें वैल्यू 0 रिटर्न करनी थी, अगर नहीं था तो हमें -1 रिटर्न करना था। तो फंक्शन को हमने डिफाइन किया है क्योंकि वैल्यू हमें क्या रिटर्न करनी है, 0 या -1। तो वो वैल्यू किस में आ सकती है, इंटीजर डेटा टाइप में। तो यहाँ रिटर्न टाइप इंट लिया है, फंक्शन का नेम प्राइम दिया है और इसमें हमें एक नंबर पास करना है, इसलिए एक ही आर्गुमेंट लिया है इंट टाइप का। मेन फंक्शन में हमने नंबर को इनपुट कराया है n में और वह n हम पास कर रहे हैं प्राइम नंबर में और उसके रिजल्ट को स्टोर कर रहे हैं रिजल्ट वेरिएबल में। और अगर रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू 0 आ रही है, यानी प्राइम फंक्शन अगर 0 वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हम प्रिंट कर रहे हैं दैट नंबर इज अ प्राइम नंबर, और एल्स में दैट नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब हम फंक्शन में चले तो फंक्शन है हमारा प्राइम फंक्शन। प्राइम फंक्शन की डेफिनेशन में हमने एक वेरिएबल लिया है x, यानी n की वैल्यू x में कॉपी हो जाएगी। अब हम लूप लगा रहे हैं क्योंकि प्राइम नंबर कैसे नंबर होते हैं, जो खुद से और 1 से डिवाइड हो सके। तो हमने स्टार्ट किया है 2 से चेक करना कि वह डिवाइड हो सकता है या नहीं, इसलिए लूप में 2 से लूप का इनिशियलाइजेशन किया है। और i इज लेस देन x डिवाइड बाई 2, यानी नंबर के हाफ तक ही ये लूप चले i प्लस प्लस, एक एक करके i की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो अगर x मॉड i इक्वल टू 0, यानी अगर वह नंबर i से डिविजिबल है, यानी 2, 3 इस तरीके से एक एक नंबर से हम डिवाइड करके देखते जाएंगे। अगर वह डिविजिबल है, 0 रिटर्न कर रहा है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, -1। अगर वैल्यू डिवाइड हो जा रही है इसका मतलब कि वह प्राइम नंबर नहीं है और हम यहीं से वैल्यू रिटर्न कर दे रहे हैं -1। और अगर लूप पूरा चल रहा है इसका मतलब क्या है कि वह फंक्शन प्राइम नंबर है और वहां हम वैल्यू 0 रिटर्न कर रहे हैं। तो ये वैल्यू रिजल्ट में स्टोर होगी, या तो 0 स्टोर होगा या 1 स्टोर होगा, और इस हिसाब से यह आउटपुट हमारा प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ नंबर में डाल रही हूँ 4, तो आ रहा है 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब इसको अगर हम रन करें, नंबर डाल रही हूँ अगर 5, तो क्या आ रहा है, 5 इज अ प्राइम नंबर। इसी तरीके से अगर डालें हम 7, 7 इज अ प्राइम नंबर। तो इस तरीके से प्राइम नंबर का प्रोग्राम बना सकते हैं। यह प्राइम नंबर को चेक करेगा और वैल्यू 0 या -1 में रिटर्न करेगा। अब हमारे दूसरे प्रोग्राम में
हमें कोई स्ट्रिंग पास करना था फंक्शन के अंदर और वह स्ट्रिंग में नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने थे। तो इसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया है, क्योंकि ये नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करके वैल्यू रिटर्न करेगा। यानी वैल्यू हमारी किस टाइप में रिटर्न होगी, इंटीजर टाइप में। जितने वर्ड्स होंगे वह वैल्यू रिटर्न करनी है। फंक्शन का नेम मैंने रख दिया है काउंट। और क्योंकि स्ट्रिंग पास करना है तो यहाँ मैंने स्ट्रिंग ले लिया है साइज 30 का। मेन फंक्शन में मैसेज प्रिंट किया एंटर एनी स्ट्रिंग। एक चीज यहाँ ध्यान दें कि सिंपल अगर सीन से हम किसी स्ट्रिंग को रीड करते हैं तो वह ब्लैंक स्पेस को रीड नहीं कर सकता है, यानी कोई सेंटेंस हम उस स्ट्रिंग में पास नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें ऐसा स्ट्रिंग पास करना है जिसमें एक से ज्यादा वर्ड हो तो हम cin.getLine का यूज कर सकते हैं। तो cin.getLine मैंने पहले भी फंक्शन कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन में मैंने बताया था cin.getLine, और स्ट्रिंग का नेम पास करते हैं, साथ ही स्ट्रिंग की साइज पास करते हैं। तो getLine फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो व्हाइट स्पेस को भी रीड कर सकता है। अब उस स्ट्रिंग को काउंट फंक्शन में पास कर दिया और वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा वह वैल्यू कहाँ आ जाएगी, वर्ड्स में। अब यहाँ देखें तो हमने W एक वेरिएबल लिया है, यानी वर्ड। किसी भी स्ट्रिंग में कम से कम एक वर्ड तो होगा ही, इसलिए मैंने क्या रखा है, इसको इनिशियल वैल्यू इसकी 1 रखी है। और लूप चला रहे हैं कब तक, स्ट्रिंग के नल कैरेक्टर तक। अगर उस बीच में स्ट्रिंग के किसी पोजीशन पर ब्लैंक स्पेस मिलता है तो हम W की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं। यानी वर्ड हम कब काउंट करते हैं, जब हमें ब्लैंक स्पेस मिलता है। मतलब एक वर्ड हो गया हमारा, दूसरा वर्ड हो गया, तो जहां भी ब्लैंक स्पेस मिलेगा तो हम W की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं और फाइनली लूप के बाहर आके W की वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। और यह वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, वर्ड्स में। तो इस प्रोग्राम को भी चलिए देख लेते हैं रन करके। दिस इज अ प्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ अगर देखें तो कितने वर्ड्स होने चाहिए, 4 वर्ड्स होने चाहिए। आ रहा है ये, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन द स्ट्रिंग इज 4। फिर से रन करें। दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। अब यहाँ कितने वर्ड्स हैं, 5, तो यह 5 रिटर्न कर रहा है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रोग्राम को देखें। तीसरा प्रोग्राम हमारा क्या था, यह पावर कैलकुलेट कर रहा था, यानी इसमें m2 पावर n पास करना था। लेकिन एक चीज और क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम n की वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं तो वहां n की डिफॉल्ट वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो पावर फंक्शन में पावर इंटीजर में कैलकुलेट करके रिटर्न कर रहा है और 2 आर्गुमेंट पास करेंगे हम m और n, यानी m2 पावर n। लेकिन n के लिए यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू यूज कर रही हूँ। तो डिफॉल्ट वैल्यू भी हमने डिस्कस किया था फंक्शन में कैसे पास करते हैं। अगर आपने फंक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा राइट साइड से पास करते हैं। अगर यह आर्गुमेंट, सेकेंड आर्गुमेंट हम स्किप कर दें तो ये वैल्यू यूज हो जाती है। और m और n की वैल्यू हम मेन फंक्शन में इनपुट करा रहे हैं और पावर फंक्शन में m और n की वैल्यू पास कर रहे हैं। जो भी पावर कैलकुलेट होके रिटर्न होगा उसकी वैल्यू रिजल्ट में स्टोर होगी और रिजल्ट को यहाँ हम प्रिंट करा रहे हैं। अब अगर पावर फंक्शन में देखें तो हमने क्या किया है, int p इक्वल टू 1, यानी इनिशियली एक वेरिएबल लिया है मैंने और उसी के अंदर हम वैल्यू कैलकुलेट करके स्टोर करते जाएंगे। यहाँ लूप लगाया मैंने 1 से लेकर y यानी y क्या है, n की वैल्यू y में कॉपी हो रही है तो उतने टाइम हमें मल्टीप्लाई करते जाना है m को आपस में। अगर सपोज x और y की वैल्यू 2 और 3 है तो ये लूप कितने बार चलेगा, 3 टाइम्स चलेगा, यानी 3 बार हमें 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है।
p की वैल्यू क्योंकि 1 है तो फर्स्ट टाइम जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 2 यानी p की वैल्यू 2 हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम p की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 यानी p की वैल्यू 4 हो जाएगी। फिर अगले बार p इंटू 2 तो p की वैल्यू 4 होगी, 4 इंटू 2 8। इस तरीके से p में रिजल्ट स्टोर हो जाएगा और फाइनली हम p की वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। अब इसे हम कंपाइल करें, रन करें। सपोज मैंने 2 डाला बेस और एक्सपोनेंट डाला 3 तो देख रहे हैं रिजल्ट 8 आ रहा है। इसी तरीके से कुछ और वैल्यू डाल के देख लेते हैं। 4 पावर 3 रिजल्ट इज 64। तो इस तरीके से कोई भी नंबर हम 2 नंबर पास कर सकते हैं और उसका रिजल्ट देख सकते हैं। एक चीज और ध्यान दें, यहाँ हमने डिफॉल्ट वैल्यू पास की थी, ठीक है। अगर डिफॉल्ट वैल्यू पास की थी, सपोज n की वैल्यू मैं एंटर नहीं करूं या यूजर से इनपुट नहीं कराऊं तो ये n की डिफॉल्ट वैल्यू 2 होनी चाहिए। अब सपोज मैंने डाल दिया 5, ठीक है, रिजल्ट इज 25। एक्सपोनेंट हमने हटा दिया था, इनपुट नहीं कराया था। तो इस तरीके से किसी कंडीशन में अगर हम एक्सपोनेंट की वैल्यू नहीं पास करें तो यह क्या यूज कर रहा है, डिफॉल्ट वैल्यू जो हमने फंक्शन डिक्लेरेशन करते समय लिखा था। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या था हमारा, मैट्रिक्स को डिस्प्ले करना, उसको डबल करना। तो दो फंक्शन बनाए, डिस्प्ले फंक्शन, ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ये फंक्शन क्या करेगा, डायरेक्टली मैट्रिक्स को प्रिंट कराएगा। तो इसका रिटर्न टाइप वाइड रखा है। टाइम्स टू फंक्शन भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, वह सिर्फ मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को डबल करता है। एक चीज और ध्यान दें कि मैंने बताया था कि अगर फंक्शन में हम कोई एरे पास कर रहे हैं तो एरे हमेशा कॉल बाय रेफरेंस मेथड के थ्रू पास होता है। एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस यहाँ पास होता है और फंक्शन के अंदर अगर हम एरे में कोई भी चेंज करते हैं तो वह चेंज हमारे एक्चुअल एरे में भी होगा। तो इसी चीज को देखते हैं इस प्रोग्राम में कि यह वर्क करता है या नहीं। मेन में भी एक एरे मैंने डिक्लेयर किया है और डबल डायमेंशनल एरे यानी मैट्रिक्स एंड इनपुट करा है 3x3 का। मैट्रिक्स कैसे हैंडल करते हैं उस पे भी सेपरेट वीडियो है, आप पहले वो वीडियो देखें, डबल डायमेंशनल एरे को कैसे रीड करते हैं। और फिर क्या कहा गया है, मेन में डिस्प्ले फंक्शन को के थ्रू एरे को प्रिंट करना है। तो डिस्प्ले फंक्शन में एरे को पास कर दिया, ये प्रिंट कर देगा टाइम्स 2, उसके एलिमेंट्स को फिर डबल कर देगा और फिर से वापस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है ताकि हमें ये चेक कर सके कि वैल्यूज डबल हुई हैं या नहीं हुई हैं। अब डिस्प्ले फंक्शन में देखें तो डिस्प्ले फंक्शन में जैसे एरे को प्रिंट कराते हैं वही कॉन्सेप्ट है यहाँ, डिस्प्लेइंग मैट्रिक्स, और जो भी हमारा आर्ग्यूमेंट है उसको हम प्रिंट करा रहे हैं। टाइम्स 2 फंक्शन में एरे को इनपुट कराया और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एरे ऑफ आई जे इंटू इक्वल टू 2 यानी ये एरे के एलिमेंट्स को डबल कर देगा। तो ये हमारा टाइम्स 2 फंक्शन है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है लेकिन एरे के हर एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करता जा रहा है ताकि ये वैल्यू डबल हो सके। तो अब इस प्रोग्राम को देख लें। सपोज मैं डालूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3x3 का एरे है हमारा। तो डिस्प्लेइंग मैट्रिक्स ये देख सकते हैं, डिस्प्ले कर रहा है पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर उसके बाद हमने टाइम्स 2 फंक्शन को कॉल किया था और उसके अंदर यह स्टेटमेंट लिखा था, डबल्ड एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग टाइम्स 2 फंक्शन, यानी टाइम्स 2 फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हुआ है और वापस हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है। तो अब देख सकते हैं कि हर एलिमेंट की वैल्यू डबल हो गई है, 1 की जगह 2 हो गया है, 2 की जगह 4, 3 की जगह 6। इस तरीके से सारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स के डबल हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एरे में कोई भी हम चेंज कर रहे हैं फंक्शन के अंदर तो वह हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है।
अब अगला प्रोग्राम देखें, यह था रिवर्स एन एरे। रिवर्स फंक्शन बनाना था और एरे के एलिमेंट्स को आप रिवर्स करना था। तो यह भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा और लेकिन यह एरे के एलिमेंट्स को रिवर्स करेगा। तो एरे वैसे ही कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू पास होता है। तो अगर हम उसमें कोई भी चेंज करेंगे तो हमारे एक्चुअल एरे में भी दिखाई देगा। तो एरे को हमने इनपुट करा लिया, साइज है उसकी 15। फिर हमने ओरिजिनल एरे को प्रिंट कराया है, फिर रिवर्स फंक्शन कॉल किया है और रिवर्स फंक्शन कॉल करने के बाद फिर से उस एरे को प्रिंट कराया है ताकि ये क्लियर हो जाए कि एरे की वैल्यू रिवर्स हो चुकी है। अब हम रिवर्स फंक्शन में क्या कर रहे हैं, रिवर्स फंक्शन में एरे को पास किया, हमें क्या करना है, लास्ट इंडेक्स वाले पोजीशन को फर्स्ट पे लाना है और फर्स्ट वाले इंडेक्स को लास्ट पे ले जाना है। और ऐसा कब तक करना है, एरे के मिडिल पोजीशन तक। तो इसलिए लूप में दो वेरिएबल लिए हैं जिनको इनिशियलाइज किया है। एक चीज और ध्यान दें, किसी लूप में, फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट जरूरी नहीं है कि एक ही हो, एक से ज्यादा हो सकता है। जैसे यहाँ i की वैल्यू भी इनिशियलाइज हो रही है और j की वैल्यू भी इनिशियलाइज हो रही है, जिसको हम कॉमा देके सेपरेट कर सकते हैं। और इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट के बाद हम सेमीकोलन लगाते हैं, कंडीशन है। और ये अपडेशन है, अपडेशन में भी i और j दोनों की वैल्यू चेंज हो रही है जिसे कॉमा देके सेपरेट किया गया है। यह ध्यान रखना है, सेमीकोलन 2 बार ही यूज होगा। तो i क्या है, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन को पॉइंट करेगा, जीरो इंडेक्स पोजीशन को, j 15 - 1 यानी लास्ट इंडेक्स पोजीशन हमारा क्या होगा, 14। लूप कब तक चलेगा, i इज लेस देन 15 डिवाइड बाई 2 यानी मिडिल पोजीशन तक ये लूप चलेगा और i की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और j की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। लास्ट वाला फर्स्ट पर चला आएगा और फर्स्ट वाला एलिमेंट लास्ट पे चला जाएगा। और इसको हम टेम्पररी वेरिएबल के थ्रू इंटरचेंज कर रहे हैं। ARR ऑफ i यानी जीरो इंडेक्स वाली पोजीशन वैल्यू टेम्प में जाएगी, फिर जीरो इंडेक्स पे क्या स्टोर कर रहे हैं, लास्ट इंडेक्स वाली वैल्यू ARR j, और लास्ट इंडेक्स वाले वैल्यू पे टेम्प यानी एरे के जीरो पे जो वैल्यू थी वह टेम्प में आ जाएगी। तो इसी तरीके से लूप चलता जाएगा, i की वैल्यू बढ़ती जाएगी और j की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी और आपस में ये इंटरचेंज चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको हम अब यहाँ हमें 15 एलिमेंट्स एंटर करने हैं। सपोज 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो यहाँ मैंने 15 एलिमेंट्स डाल दिए। अब यहाँ देख सकते हैं डिस्प्लेइंग ओरिजिनल मैट्रिक्स, ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारा नॉर्मल प्रिंट हो रहा है 1 2 3 4 जिस सीक्वेंस में हमने डाला था, एंड डिस्प्लेइंग रिवर्स एरे। तो रिवर्स में देख रहे हैं कि ये वैल्यू इंटरचेंज हो चुकी है, 15 फर्स्ट पोजीशन पर आ चुका है और 1 लास्ट पे। इसी तरीके से 2 और 14 की वैल्यू इंटरचेंज हो गई है, 3 और 13 की वैल्यू इंटरचेंज हो गई है, यानी हमारा एरे रिवर्स हो चुका है। अब हमारा अगला प्रोग्राम है कंपेयर फंक्शन बनाना जो टू स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा। तो strcmp फंक्शन भी देखा था, ये कुछ इसी तरीके से काम करता था कि अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं तो वह 0 रिटर्न करता है, नहीं तो -1 रिटर्न करेगा। तो हमारा कंपेयर फंक्शन, इसका रिटर्न टाइप इंट ले लिया है, कंपेयर फंक्शन का नाम है और दो स्ट्रिंग पास कर रहे हैं s1 एंड s2। मेन फंक्शन में दो स्ट्रिंग हम लोग इनपुट करा रहे हैं और जिसको हम कंपेयर फंक्शन के अंदर पास कर रहे हैं, str1 एंड str2। अगर r की वैल्यू 0 रिटर्न हो रही है इसका मतलब है स्ट्रिंग्स आर इक्वल, अगर r की वैल्यू कुछ और रिटर्न हो रही है तो स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। अब हम अपने कंपेयर फंक्शन में चले तो पहले हम दोनों स्ट्रिंग की लेंथ को निकालेंगे। अगर दोनों स्ट्रिंग की लेंथ इक्वल है तब तो हम कंपैरिजन करने जाएं कि दोनों के एक एक कैरेक्टर एक दूसरे के कैरेक्टर मैच कर रहे हैं या नहीं। अगर दोनों की लेंथ ही डिफरेंट है इसका मतलब क्या है कि दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि अगर इफ len1 इक्वल टू len2 तब तो हम लूप लगाकर एक एक कैरेक्टर को कंपेयर कर रहे हैं। अगर दोनों की लेंथ इक्वल नहीं है तो डायरेक्टली हम एल्स पार्ट में आएंगे और -1 रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर दोनों की लेंथ इक्वल है तब हम क्या करेंगे, तब हम
लूप चला रहे हैं कहाँ से, लेन 1 तक, यानी उस स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर तक ये लूप चलेगा i++। अब देखो मैच कर रहे हैं कि s1 ऑफ i नॉट इक्वल टू s2 ऑफ i। अगर दोनों के कैरेक्टर मैच नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट कैरेक्टर को ये पॉइंट करेगा i की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 होगी, तो 0 0 पे दोनों के कैरेक्टर अगर इक्वल नहीं है तो यहीं से हम -1 रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं है तो फिर अगले कैरेक्टर को चेक करेंगे। इसी तरीके से स्ट्रिंग पूरे लास्ट कैरेक्टर तक चेक करते जाएंगे कि अगर दोनों में कैरेक्टर्स इक्वल नहीं है तो -1 रिटर्न करेगा। अगर ये लूप पूरा चल जा रहा है, इसका मतलब है कि कोई भी अनइक्वल कैरेक्टर नहीं मिल रहा है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, 0 रिटर्न करेंगे, यानी दोनों स्ट्रिंग इक्वल है। तो इसको हम रन करके देखें। सपोज हम डालें हेलो वर्ड, ठीक है, दोनों में नंबर ऑफ कैरेक्टर सेम है, दो स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। नंबर ऑफ कैरेक्टर सेम है लेकिन दोनों के कंटेंट सेम नहीं है। सपोज डालूं इंडिया और सेकंड में भी डालूं इंडिया, तो आ रहा है स्ट्रिंग्स आर इक्वल, यानी ये 0 रिटर्न कर रहा है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करके वैल्यू रिटर्न की जा रही है। कंपेयर फंक्शन दो स्ट्रिंग को कंपेयर करके वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो आज के ये फंक्शंस आपको समझ में आए, आज के ये प्रोग्राम समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।